तो ये वीडियो गेट सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2026 में एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ें अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सीखी है, मैं उनके हिसाब से आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को और कौन कौन सी चीज़ें एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही मैं ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से करना चाहिए। वो एस्पिरेंट को खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि उसके लिए क्या बेस्ट, और थोड़ी रिसर्च करने से उसे खुद का वे पता चल जाता है लर्निंग का कि उसके लिए क्या बेस्ट वे है लर्निंग का, जिससे उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और ये सबका अलग अलग हो सकता है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो 2 या 3 दिन आप डिसाइड करो कि आपका फर्स्ट रिसोर्स कौन सा होगा सिलेबस कवर करने के लिए। कोई कोचिंग भी हो सकती है या टेलीग्राम पे काफ़ी कंटेंट है, या फिर यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मतलब 3-4 दिन आप देखिए आपको कहाँ सूट कर रहा है। उसके बाद आप अपनी चॉइस को एक को फिक्स कर लीजिए और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कंटेंट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप फ्लेक्सिबल रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गेट के लेवल पे नहीं है तो आप स्विच कर लीजिए, लेकिन बार बार स्विच करना भी सही नहीं है। इसके बाद काफ़ी लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो बीच में वो गेट की फ़िलॉसफी में चले जाते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं दे ही क्यों रहा हूँ, या और भी काफ़ी मन में डाउट आते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले ही आप क्लियर कर लीजिए कि इस एग्ज़ाम को आप देना क्यों चाहते हैं। फिर वो एमटेक हो सकता है या पीएसयू हो सकता है या कोई भी और रीज़न हो सकता है। तो वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर दीजिए और बीच में फिर उसे चेंज ना कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन के बीच में आपको ये सब डाउट्स नहीं आएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो प्रिपरेशन में मेन कंपोनेंट्स है सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू और नोट्स। इन सबको हम जब शेड्यूल करते हैं, मतलब अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जब इन सबको हम चीज़ों को शेड्यूल करते हैं, उसको ही हम कहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और शेड्यूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को रश कर रहे हैं या सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वे पे ही ध्यान दे रहे हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए शेड्यूल करते टाइम कंटेंट की या फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। हालांकि ये चीज़ पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। कई बार पेपर इजी भी आ जाता है, उस केस में क्वांटिटी मैटर कर जाती है। इसलिए आपको सिलेबस कवरेज को 80 to 100% तो टारगेट करना ही चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% ही कवर कर पाओ आप। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपको कोई भी टॉपिक है जैसे आपके पास, तो उसको आपको पहले समझना है, फिर आपको उसको अप्लाई करना है, मतलब कोई क्वेश्चन मिला लेना उसके बेसिस पे, फिर आपको टेस्ट करना है उसको, फिर आपको उसके नोट्स बना लेने और फिर उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। तो ये एक तरीका है किसी भी एक टॉपिक को मास्टर करने का। जब आप उसको पढ़ रहे हो पहली बार,
तो आपका फोकस नोट्स बनाने पे नहीं होना चाहिए, ना ही क्वेश्चन करने पे होना चाहिए। तब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करने पे होना चाहिए। बाकी बातें उसकी बाद में। अब जो ये चीज़ें हैं कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, या उसके नोट्स बना रहे हो, या उसके PYQ कर रहे हो, तो ये सब आपको साथ साथ करना है। ये नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीशन का वेट कर रहे हो। इन सब चीज़ों को आपको राउंड रॉबिन मैनर में करते जाना है, नहीं तो लास्ट में सब जाके बिल्डअप होगा और चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। आपको शेड्यूल करते टाइम वीकली गोल्स बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ से आगे की सोचनी नहीं है कि ऐसे नहीं करना है कि पूरा ईयर का ही प्लान बना दिया। वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, और ना ही वो फॉलो हो पाती है ज़्यादातर केस में। एट मैक्स आप 1 मंथ का प्लान बनाइए, और प्रेफरेबली आप 1 वीक का प्लान बनाइए। एक एक्सेल शीट मेंटेन रखिए, उसमें आप अपने गोल्स रखिए कि आपको ये लेक्चर्स देखने हैं इस वीक में, ये इतने PYQ करने हैं, ये टेस्ट देने हैं, और उसे कंप्लीट करिए। और 1 या 2 दिन का बफर रखिए, जिससे कि अगर आपका टारगेट या कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप उस 1 या 2 दिन में कवर कर सकें उसको। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप रोज़ 12 या 15 घंटे पढ़े जा रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि आप बर्न आउट हो जाओगे। तो कंसिस्टेंट रहिए, और 8 to 10 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है डेली। कभी कभी बीच में ब्रेक्स भी ले लेने चाहिए। जैसे आप काफ़ी दिनों से पढ़े जा रहे हैं, 2-3 महीनों से लगातार, तो 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं तो बर्न आउट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर एफिशिएंसी कम हो जाती है, और एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। रिवीजन, तो रिवीजन आपको, जो आपका टॉपिक चल रहा है उसको तो आपको रिवाइज करना है वीकली। और अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप पिछले वाले सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में आई विल सजेस्ट कि आप गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ लीजिए। और मैंने सुना है कि मेड इजी की भी अच्छी है, पर मैंने गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ली थी और मुझे काफ़ी सही लगी। मतलब लेवल उसका बहुत अच्छा था। इस बार गेट CSE का सेट 2 हार्ड आ गया था। सो जिन लोगों ने उस टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियसली लिया था और उससे प्रिपेयर किया था, और उनको सेट 2 मिला, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, क्योंकि वो उस चीज़ के हैबिचुअल बन गए थे। तो आप गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। जब आप टेस्ट दें तो आप उसमें मार्क्स ना देखिए, ना ही उसमें रैंक देखिए अपनी। आप फोकस कीजिए कि आपने सिली मिस्टेक्स क्या की, और उन सिली मिस्टेक्स को आगे अवॉइड करने की कोशिश करें। टेस्ट को, हर क्वेश्चन को टेस्ट के थॉरोली एनालाइज करें, टाइम दे के आराम से, रश ना करें टेस्ट को। और आपको सिलेबस कंप्लीट होने तक वेट नहीं करना है। आपका सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट हो तो उस सब्जेक्ट या टॉपिक का टेस्ट दे दीजिए। जो फुल मार्क्स हैं वो नवंबर या दिसंबर में अपलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो अपलोड हो आप उन्हें अटैम्प्ट करते जाइए साथ साथ ही, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं बचता है। फिर AIMTs आएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर दीजिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। और PYQs को आप हर टॉपिक के साथ कर सकते हैं। 2 PDFs हैं, गिटअप पे आपको मिल जाएगी गो PDFs। तो उसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज सारे PYQs अरेंज कर रखे हैं। तो जैसे ही आपका टॉपिक हो आप उस टॉपिक के PYQs कर सकते हैं। नोट्स को आपको लेक्चर के साथ ही बना लेना है, और शॉर्ट नोट्स भी बना लेनी चाहिए।
रेगुलर बेसिस पे आप शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे सब्जेक्ट करते जा रहे हैं बनाते जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से रिवीजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। फुल नोट्स फुल नोट्स की फ्रीक्वेंसी आप बहुत कम बार रिवाइज़ कर पाएंगे। मतलब आप फुल नोट्स को कितनी बार रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इससे अच्छा आप शॉर्ट नोट्स भी साथ रखिए और उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ कीजिए। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। हालांकि आपको फुल नोट्स भी रिवीजन करना ही है। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना एंड तक। जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जनवरी के आते आते अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं या कोई भी और रीज़न होता है। उन्हें लगता है कि उनकी नॉलेज अच्छी नहीं है। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, भले ही आप ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कंसिस्टेंट रहना है और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। अगर बाकी एस्पिरेंट्स ऐसी टॉक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि नहीं होगा या फिर ये बहुत मुश्किल है, तो आप उनसे बात ना करिए। आप अपने बस स्टडी पे लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और डेफिनेटली होगा। ये माइंडसेट आपको रखना है। साथ साथ में ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है प्रिपरेशन का, सो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप डेली वॉकिंग कीजिए या जॉगिंग भी कर सकते हैं। जिम जीतने की तो ज़रूरत नहीं है, मतलब बस आपको अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, अच्छा खाना है और हेल्दी रहना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पढ़ाई तभी करी जा सकती है अगर आपका शरीर हेल्दी है। तब हो सके तो आप अपनी कोई हॉबी भी फिक्स टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर या आवर परस्यू कर सकते हैं। एंड में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि लक मैटर करता है, तो लक डेफिनेटली मैटर करता है। जैसे कि आपको कौन सी एग्ज़ाम में शिफ्ट मिली, शिफ्ट 1 मिली या शिफ्ट 2 मिली, ईजी शिफ्ट मिली या हार्ड मिली। नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ईजी सेट्स अच्छे लगते हैं और कुछ को हार्ड सेट्स ही अच्छे लगते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा लक तो मैटर करता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी फेयर प्रोसेस है। इस साल हालांकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था, तो लक मैटर करेगा, लेकिन अगर जितने ज़्यादा आपके एफ़र्ट्स होंगे उतना ही लक मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आप अपने एफ़र्ट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लक तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।